ओके, क्विकली चेक कर लीजिए क्या मैं लाइव हूं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो रवि और प्रिंस आपको वापस वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। काफ़ी अच्छा डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे लाइव चैट में, मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से डिस्कशन चल रहा है यार। बोरिंग आउट ऑफ योर पॉइंट्स बहुत डिफिकल्ट होता है रवि, आपने सही कहा। रोज़ का 3 लीटर पानी पीना, ये 45 डेज चैलेंज को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर आपने मेरे 8 बजे के सेशन में अगर एक बात नोटिस की है ना, तो मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, रोज़ कहता हूँ ऑलमोस्ट, कि सबसे मुश्किल पता है क्या होता है? सबसे आसान चीज़ को रोज़ करते रहना ये सबसे मुश्किल है। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि मम्मी रोज़ सुबह उठकर हम लोगों के लिए खाना बनाती है, वो मुश्किल है क्योंकि उन्हें वो रोज़ करना है। पापा रोज़ सुबह उठकर दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको बोर्डम नहीं होता होगा? डोंट दे फील के यार ये क्या नया नाटक है यार, रोज़ रोज़ वही चीज़, वही दुकान, वही ऑफिस, वही मैं, वही रूटीन, वही तैयार होना है, वही कपड़े पहनना है, वही वापस जाना है, वही जाके दुकान में दुकान की झंझट। मतलब our parents are following that routine without any motivation to get a Lenovo tab, without any motivation to get an iPad for so many years, not just days, for so many years, right? Have we ever tried to understand that what is the reason, what gives them motivation to be so consistent for so many years together? Now I'll give you answer. The true reasons are us, we, their kids. हम उनके जो बच्चे हैं ना, वो उनका सही मोटिवेशन होता है। आपको पता है एक पिता जो होता है ना, वो हमेशा अपने बच्चों के नज़र में ना एक सुपर हीरो बन के रहना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा। एक पिता चाहे वो किसी कंपनी का सीईओ हो या फिर वो किसी कंपनी में मजदूरी करता हो, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों की नज़र में ना वो हमेशा सुपर हीरो रहना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे जो है ना, वो मुझे कभी किसी से कम या ज़्यादा जज नहीं करेंगे। लेकिन उसको हताश तब मिलती है जब उसका बच्चा उससे कुछ डिमांड करे, कुछ कहे कि पापा मुझे आज ये चाहिए, पापा मुझे आज वो चाहिए, और जब वो उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता है ना, तब वो पिता को महसूस होता है कि यार मैं तो एवं ही सुपर हीरो समझ रहा था खुद को, मैं एक्चुअल में सुपर हीरो नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे की एक बेसिक नेसेसिटी को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और वहाँ पर पता है उनको अंदर से मोटिवेशन आता है कि मुझे ये नेसेसिटी को पूरा करना है। कुछ दिन पहले ना मैं एक मूवी देख रहा था, और ट्रस्ट मी मुझे यहाँ रेफ़र करना चाहिए उस मूवी को। बहुत ही खूबसूरत मूवी है, बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है, और आई कांट टेल यू, मतलब अंदर से हिला के रख दिया था मूवी ने। मूवी का नाम है जर्सी। ठीक है, अगर आपने देखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो प्लीज़ डू वॉच दैट मूवी जर्सी। शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर की वो मूवी है। आई मीन एक पिता ना अपने बच्चे के लिए क्या कर सकता है या किस लेवल तक जा सकता है, वो शायद सिर्फ एक पिता ही समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि अब मैं पिता भी हूँ और मैं बेटा भी हूँ। तो जब हम लोग समर्थ हो जाते हैं, जब हम लोग कैपेबल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम इसी चीज़ को रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर सकते हैं? जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स के लिए हम लोग मोटिवेशन थे, राइट? फॉर देम टू डू एवरीथिंग कंसिस्टेंटली, सेम थिंग डेली, राइट? रोज़ उठना, रोज़ दुकान जाना, रोज़ कमाना। तो आज वो हम लोग रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे पेरेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन क्यों नहीं बन सकते हैं कि हम भी रोज़ पढ़ें, हम भी पूरी शिद्दत से पढ़ें, हमें भी उतनी मेहनत करनी है। क्या होता है बोर्डम? मुझे नहीं पता क्या होता है बोर्डम। मुझे दोस्ती करनी है ये सारे सब्जेक्ट से, इसलिए मैंने मेरे रैप में भी कहा है ना, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स मेरे दोस्तों के नाम, मुझे इनसे दोस्ती करनी है। ये मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरी ज़रूरत है, और ये ज़रूरत वो है जो मेरी बाकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती है। तो आज अगर हम लोग एक परिवार एक टू व्हीलर पे जाते हैं ना, जहाँ पर हम 3-4 लोग फंस फंस के ठूस ठूस के बैठते हैं, तो आज मेरे परिवार की ज़रूरत है कि मेरी परिवार में मुझे एक कार चाहिए। तो क्या हुआ अगर मेरे पिताजी नहीं खरीद पाए? तो ही हैज़ डन हिज बेस्ट कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, मुझे इतना बड़ा किया है, मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी अच्छी परवरिश की है मेरी, कि आज मैं सीए कर रहा हूँ, राइट? तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है, अब ये मेरी
अब ये मेरी जिम्मेदारी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि मैं जल्दी से जल्दी पढ़कर खुद को इस काबिल बनाऊं, इस लायक बनाऊं कि सो कॉल्ड नालायक अब इस लायक बने कि मेरे पिताजी को एक कार लेकर दे। ये मुझे सोचना चाहिए। मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसे क्या खुशी के पल दूं अपने पेरेंट्स को अपनी मेहनत से। जैसे अभी हम लोगों ने रैंकर सबमिट किया था, जो लोग टॉप आए थे फाउंडेशन में, इंटर में, आपको पता है हमने उन बच्चों को उनके एक पेरेंट्स के साथ में फुल्ली पेड ट्रिप पे गुड़गांव बुलाया था, जहां हमने उनकी फ़्लाइट की टिकट्स बुक करवाई थी, हमने उनको 5 स्टार होटल में रुकवाया था, हमने उनको अमन गुप्ता सर से मिलवाया था, हमने उनको इतना स्पेशल फील करवाया था। इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वीडियोज़ बन रहे हैं, यू नो एवरीथिंग। दो स्टूडेंट्स हैव लिव्ड अप देयर ड्रीम्स, यू कांट बिलीव। उन्होंने अपने सपनों को जिया है। और आपको पता है उन्होंने ही नहीं, उनके पेरेंट्स ने अपने सपनों को जिया है। क्योंकि वो सभी बच्चे ऐसे बच्चे थे, आई मीन एक्सेप्ट वन, जिनकी लाइफ की वो पहली फ्लाइट थी। अब आप एक बार इमेजिन करो, क्या उन्होंने ये पहली फ्लाइट अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कमाई है? कमाई है। जो पहली बार किसी 5 स्टार होटल में रुके थे, 5 स्टार होटल में खाना खाया था। जिस शार्क टैंक इंडिया पे हम एक सेलिब्रिटी को देखते हैं टेलीविजन पे, आप उनके पास में खड़े, उनके साथ खड़े, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे फोटोग्राफ खींच रहे हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। जिन सर को आप रोज स्क्रीन पे देखते हैं, आज आप उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए तो ड्रीम था, बट मोर देन दैट आई फील दैट ये उनके पेरेंट्स के लिए ड्रीम था। आप नहीं चाहते ये सपना अपने पेरेंट्स के लिए कमाना? सोच के देखो, सोच के देखो। डोंट यू थिंक सो दैट यू वांट टू अर्न दिस प्राइड फॉर योर पेरेंट्स? अगर ये सपना है तो इसे हकीकत बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर इसे हकीकत बनाना चाहते हो ना, तो आज जब एग्ज़ाम में 1.25 महीना बचा है ना, 5 वीक्स बचे हैं, अपने जहन में एक मिशन उतार लो, मिशन 360 का। मुझे कुछ भी करना है, मुझे 360 मार्क्स लेके आने हैं, बस 359 भी नहीं चलेंगे मुझे। दिन रात एक कर दूंगा, मेहनत करूंगा। और ये बैठा है ना पागल इंसान, ये पगला बैठा है मेरे साथ, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा कहता रहता है। ये पगला करेगा मेरे साथ मेहनत, मैं भी करूंगा इसके साथ मेहनत। ये जज्बा रखना है अपने अंदर, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? चलो, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थोड़ी इमोशनल स्टार्ट होगी, बट आई थिंक मोटिवेशनल स्टार्ट होगी, है ना? चलिए, जितने लोग देख रहे हैं उतने लोगों ने लाइक नहीं किया, फटाक से वीडियो को लाइक करें। हाय रितिका, गुड इवनिंग। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, स्ट्रेट अवे टॉपिक में जंप करूंगा। कौन सा है बेटा जी आज का हमारा लेक्चर? लेक्चर नंबर 3 है ये, ठीक है? लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बेसिक्स पढ़ाया। यस्टरडेज लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए। एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। वी डिड दिस क्वेश्चन ICI प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 मॉड्यूल। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने किया, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने किया, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड 4, 3 वॉज SOA, 4 वॉज SOPL, ये हमने सॉल्व किया। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हम लोगों ने सॉल्व किया, जहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर और मोती वाला क्वेश्चन था, वो हमने देखा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 बहुत ही टुच्चू सा क्वेश्चन है, 6 7 मुझे लगा ऐसे फटाक से करवा दूं, फिर एक बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको डेटर्स अकाउंट बनाना है, ठीक है? T फॉर्मेट में फटाक से बनाते हैं। देखो एग्जाम में T फॉर्मेट में नहीं बनाना, बट हम लोग यहाँ बनाकर इस तरीके से तो सॉल्व कर ही सकते हैं। स्क्रीन फ्रीज हो गई मेरी, एक ही मिनट लीजिए, ये लीजिए आ गई, ठीक है? एग्जामिनेशन में नहीं करना, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं ना। सो ओपनिंग डेटर्स है हमारे 5 लाख, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है। क्लोजिंग डेटर्स है हमारे 7 लाख, बहुत बढ़िया। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश है 6 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। जो अमाउंट्स यूज़ होती जा रही है उसको कर रहा हूँ मैं टिक मार्क। डिस्काउंट अलाउड 10,000, इसको भी मैं करता हूँ क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स है 11,40,000, इसको मैंने कर दिया डेबिट। बिल्स रिसीवेबल है 3 लाख रुपीज़ के, तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्रेडिट साइड में। दैट्स ऑल। सवाल पूछा है हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट की टोटल होगी 16,40,000, इसी को मैं लिखता हूँ क्रेडिट में 16,40,000। और 16,40,000 माइनस 10 लाख माइनस 6,10,000, चेक कीजिएगा
क्या आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 30,30,000? इज दिस योर आंसर? 30,30,000 खत्म, टन टन, इतना ही था। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 भी ऐसा ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द क्रेडिट परचेसेस। ठीक है, तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट। ये सारा मैंने लेक्चर नंबर 1 में बेसिक्स में कवर किया है। क्रेडिटर्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, क्रेडिट बैलेंस 4 lakhs। क्लोजिंग क्रेडिटर्स 5 lakhs। पेमेंट रिसीव्ड इन कैश 8,50,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। पेमेंट मेड इन कैश, सॉरी, एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, दैट्स ऑल। क्रेडिट में 8,50,000 प्लस 20,000 प्लस 5 लाख, टोटल होती है 13,70,000 रुपए, 13,70,000। ये 13,70,000 में से मैं माइनस करता हूँ 4 लाख। चेक कीजिएगा, 9,70,000 यहाँ पर आपको अमाउंट मिलेगा। इजंट दिस वेरी सिंपल? इट्स वेरी सिंपल। लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं एक फुल फ्लेजेड बड़ा क्वेश्चन, पर टी फॉर्मेट्स के साथ ही उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक मैंने कंप्लीट करवा लिया है। 8 और 9 बहुत ही सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और मेरी AAA बुक के अंदर भी ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तैयार है सभी लोग? Let's get started. Let's get straight into it. Mr. Anup runs a wholesale business wherein all the purchases and sales are made on credit. Now this part of the question clearly specifies कि क्वेश्चन में जितने भी परचेजेस और सेल्स हैं, दे आर मेड ओनली एंड ओनली ऑन क्रेडिट, दे आर नो कैश परचेजेस एंड सेल्स। ही फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है। मुझे यहाँ पे साक्षात 4 वर्किंग नोट्स नजर आ रहे हैं। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। इन्वेंट्री है, बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस है। मुझे यहाँ पर कैश बुक भी नजर आ रही है विद 2 कॉलम्स, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। तो ये अपने माइंड में क्लियर रखना है। सिंगल एंट्री सिस्टम में बहुत सारे वर्किंग नोट्स बनते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बार सॉल्व करेंगे, हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन बिलो। काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन है, अदर ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर दिए गए। लास्ट लाइन कहती है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ मिस्टर अनूप फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मुझे जो क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ रहा है दोस्त, मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। क्या मैं बैलेंस शीट को कॉलमनर फॉर्मेट में बना सकता हूँ? बिल्कुल परफेक्ट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टी फॉर्मेट में बनाते हैं इसको सभी जने। ठीक है, हमें अभी यहाँ पर स्पीड पे ध्यान देना है। तो टी फॉर्मेट से बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। इसका टी फॉर्मेट मैंने बना लिया, तकरीबन हाफ पेज समझ लीजिए, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। उसके बाद में मैंने बनानी है कॉलमनर बैलेंस शीट, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये बन गई मेरी कॉलमनर बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद में मुझे बनाना पड़ेगा 2 कॉलम कैश बुक। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है कॉलम फॉर्मेट में, वही मेरी 2 कॉलम कैश बुक बन गई। ये देखो, बहुत बढ़िया, डोंट बी जेलस ऑफ मी। उसके बाद में मैं बनाता हूं डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, creditors account and bills payable account. Cash book, even if I prepare little small, that's absolutely fine. I don't think so that should be a problem in this. एक बार मुझे देखने दीजिए। नहीं, थोड़ी बड़ी तो चाहिए कैश बुक, हाफ पेज से बड़ी चाहिए कैश बुक। अरे आपके कमेंट्स कहाँ, ये है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
ठीक है, अभी यहाँ पर कंसेप्ट पे फोकस करना है। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश बैंक, कैश बैंक, डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेएबल अकाउंट। क्लियर हो गया सबको? ये है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। आज मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, है ना, और चौंक जाएंगे आप होमवर्क सुनकर, क्योंकि मैं उसके बारे में बताऊंगा क्वेश्चन के लास्ट में। ठीक है, अगर मैं बिना होमवर्क दिए लेक्चर एंड कर दूं तो प्लीज़ मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा कि सर होमवर्क के बारे में बताना है, बट दैट्स रियली गोइंग टू ब्लो अप योर माइंड। ऐसा क्या है सर, पता चलेगा लास्ट में। ठीक है, चलिए, डन ऑल ऑफ यू, पक्का? चलिए आगे करें शुरू। टाइम स्टैम्प ले लेते हैं और टाइम बाउंड होकर करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे टाइम बाउंड होकर। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर मैं लूं तो 6:16 हुए हैं मेरी घड़ी में और 6:16 पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। हमारा टाइम शुरू होता है अब। नाउ मिस्टर अनूप रन्स अ होलसेल बिजनेस वेयर ऑल द परचेजेस एंड सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब हमारे पास कुछ बैलेंसेस दिए हैं, बैलेंसेस को रिस्पेक्टिव वर्किंग नोट में भी लिखना है और ले जाके हमें बैलेंस शीट में भी लिखना है। सबसे पहले डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 70,000, क्लोजिंग बैलेंस 92,000। ओपनिंग बैलेंस 70,000, क्लोजिंग बैलेंस 92,000। बैलेंस शीट में आएगा 70,000, 92,000। डेटर्स अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 70,000, क्लोजिंग बैलेंस 92,000। चेक ऑल ऑफ यू। बिल्स रिसीवेबल 15,000 एंड 6,000। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है तो डेटर्स के नीचे लिख लेता हूँ 15,000 और 6,000, 15,000 एंड 6,000। चेक कीजिएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में 15,000 और क्रेडिट में 6,000। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ गया क्रेडिट साइड में, बहुत बढ़िया। बिल्स पेबल है 12,000, 14,000। बिल्स पेबल ओपनिंग है 12,000, क्लोजिंग है 14,000। विल गो टू बिल्स पेबल अकाउंट, लास्ट अकाउंट है। क्रेडिट बैलेंस होता है 12,000 ओपनिंग और 14,000 क्लोजिंग। उसके बाद में क्रेडिटर्स का बैलेंस है 40,000, 56,000। ओके, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 40, 40,000, 56, 56,000। क्रेडिटर्स अकाउंट में 40, 40,000 और 56, 56,000। बहुत बढ़िया। उसके बाद में हम लोग आते हैं इन्वेंटरी। ओपनिंग बैलेंस 1,10,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,90,000। दो जगह पर आएगा, एक आएगा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में और दूसरा आएगा बैलेंस शीट में। 110 और 190, 1,10,000 और 1,90,000। चेक कीजिएगा ओपनिंग क्लोजिंग। ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं 1,10,000 ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है 1,90,000। चेक कीजिएगा 1,10,000, 1,90,000। चेक ऑल ऑफ यू। उसके बाद में बैंक बैलेंस 90 और 87। बहुत बढ़िया, बैंक बैलेंस है 90, 90,000 और 87, 87,000। ये मैंने लिया बैलेंस शीट में। अब मैं जाता हूं कैश बुक में। 90, 90,000 ओपनिंग बैंक बैलेंस है और 87,000 क्लोजिंग बैंक बैलेंस है। ठीक है, प्रॉपर लिखना है ना अच्छे तरीके से। उसके बाद में कैश का बैलेंस है 5,200 और 5,300। सो 5,200 बैलेंस शीट ओपनिंग और 5,300 बैलेंस शीट क्लोजिंग में। अब हम आते हैं कैश बुक में 5,200 और फिर बाद में 5,300। चेक ऑल ऑफ यू। यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? सभी जने मेरे साथ है? थोड़ा फास्ट लग रहा होगा बट स्पीड को मैच करना पड़ेगा, बीजू का ही चॉइस न थी। पेज नंबर 1 पे जो बैलेंस शीट दी थी, जो डेटा दिया था, उसको हमने पूरी तरह यहां पर इस्तेमाल कर लिया है। समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर दिया है, थोड़ा क्विक रहिएगा। डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड पर्सनल एक्सपेंसेस दिस मच अमाउंट। ठीक है, तो पहले आपने ये खर्चे पे किए हैं, उसके बाद में बैंक में जमा किया है, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, सबसे पहले पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस की एंट्री पास करते हैं। एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश। शॉप एक्सपेंसेस 600 रुपए महीना, 600 रुपए महीना, 12 महीने का 7,200। तो कैश कॉलम में क्रेडिट साइड में आएगा बाय शॉप एक्सपेंसेस 7,200 और ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा शॉप एक्सपेंसेस 7,200। आई होप ये सबको क्लियर है। उसके बाद में सैलरी है 9,200 पर मंथ, 9,200 पर मंथ इंटू 12 मंथ, 1,10,400। सो कैश बुक के पेमेंट साइड में 1,10,400
400, चेक कीजिएगा। कैश बुक के पेमेंट साइड में 1,10,400 और यही जाएगा पीएनएल के डेबिट में 1,10,400। बहुत बढ़िया। और फिर तीसरा पेमेंट जो हुआ है वो है पर्सनल एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स 1400 रुपीज पर मंथ इंटू 12 मंथ, दैट बिकम 16,800। कितना होता है बेटा जी? 16,800। तो कैश बुक में जाएगा पेमेंट साइड में कैश कॉलम में 16,800 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये 16,800 लाइबिलिटी साइड में ओपनिंग कैपिटल से माइनस होगा, है ना। ड्रॉइंग्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दी ओपनिंग कैपिटल। चेक कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है ये 3 पेमेंट्स करने के बाद डिपॉजिटेड टू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक है 7,62,750। कॉन्ट्रा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 762,750। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट 7,62,750 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 7,62,750। चेक कीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट है ना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एडजस्टमेंट नंबर 1 यहां पर खत्म हुई, पूरी तरह इसको किया मैंने टिक मार्क, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक है 1,21,000। वापस से कॉन्ट्रा एंट्री दिमाग में क्या होगी? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,21,000, कैश अकाउंट डेबिट 1,21,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,21,000। कैश बुक के अंदर ही दोनों इफेक्ट्स उसके होने वाले हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद लिखा है कैश पेमेंट टू सप्लायर्स 77,200 फॉर सप्लाईज एंड 25,000 फॉर फर्नीचर। ठीक है, पेमेंट्स आर डन इन कैश, तो 77,200 और 25,000 फर्नीचर का पेमेंट हुआ है। सबसे पहले मैं जाता हूं कैश कॉलम में 77,000 और 25,000, ये दो पेमेंट्स को मैं यहां रिकॉर्ड कर रहा हूं, चेक करिएगा। 77,000 पेमेंट किसको किया है आपने? क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 77,000। क्रेडिटर्स को 77 ही है, कितना है 77,200 है। अच्छा 200 रुपये मैंने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, 77,200। अब ये क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में भी जाएगा 77,200। चेक कीजिएगा। 25,000 रुपीज हमने पे किया है बेटा जी फर्नीचर का। ओपनिंग वैल्यू हमने देखी है बैलेंस शीट में एसेट्स की, हमारे पास फर्नीचर नाम की कोई एसेट ओपनिंग में तो नहीं थी, मतलब एक नई एसेट क्रिएट होगी फर्नीचर नाम की क्लोजिंग बैलेंस शीट में। मैं यहां पर आकर लिख देता हूं 25,000 रुपए। चेक कीजिएगा, है ना। क्रेडिटर को जो पेमेंट किया वो क्रेडिटर्स अकाउंट में गया, फर्नीचर का जो पेमेंट किया वो एसेट क्रिएट कर ली बैलेंस शीट में। चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर्ड 5,700। वैसे इसका कोई इफेक्ट नहीं है पर एंट्री पास करनी पड़ेगी। 5,700 के चेक कलेक्ट हुए हैं, चेक कलेक्ट हुए हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। बैंक के डेबिट में 5,700 और डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में 5,700 बट डिसऑनर्ड, तो इसकी रिवर्स एंट्री होगी। क्या होगी बेटा जी? डेटर्स अकाउंट डेबिट 5,700 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 5,700। आई होप बहुत ही सिंपल है, आसान है। ये मत कहना सर एग्जाम में इफेक्ट नहीं दिया तो चलेगा क्या, इसका इफेक्ट नहीं है, डजंट मीन्स कि आपको एंट्री पास नहीं करनी है। बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर 40,000। जर्नल एंट्री बताएंगे सभी जने, कस्टमर ने डेटर ने बिल एक्सेप्ट किया है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, तो बिल्स रिसीवेबल के डेबिट में 40,40,000 और डेटर्स के क्रेडिट में आएगा 40,40,000। सारा गेम ही जर्नल एंट्री का। सब जने हैं मेरे साथ या कुछ लोग शहीद हो गए रास्ते में? ठीक है, बिल्स एंडोस किए 10,000 के, मैंने बिल एंडोस किए। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 10,000। चेक कीजिएगा, ये सारे ट्रांजेक्शन्स मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर कवर किए थे, है ना। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर ऑन दैट। बिल्स डिस्काउंटेड 20,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस है 750। 20,000 रुपए के बिल डिस्काउंट किए, डिस्काउंटिंग चार्जेस 750 है। जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 19,250, बैंक अकाउंट डेबिट 19,250, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 750। डिस्काउंट मेरा खर्चा है पीएनएल के डेबिट में टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में आएगा 19,250 और साथ में आएगा 750 रुपीज, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, प्लेन सिंपल ये जर्नल एंट्री हम लोगों को पास करनी होती है। बिल्स मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, बिल्स मैच्योर्ड मतलब ड्यू डेट आ गई है एंड ड्यूली कलेक्टेड, पैसा मिला है। 16,000 रुपए के बिल ऐसे हैं जिसका मुझे पैसा मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा 16,000 रुपए और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा 16,000 रुपए। बहुत बढ़िया।
बिल्स एक्सेप्टेड 24,000, हमने बिल एक्सेप्ट किए 24,000 के। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 24,000 टू बिल्स पेएबल 24,000, बहुत ही बढ़िया, चेक कीजिएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट, बहुत बढ़िया, सिंपल एंट्री थी। पेड सप्लायर बाय चेक 3,20,000, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स को चेक से पेमेंट किया 3,20,000, जर्नल एंट्री बोलो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू बैंक 3,20,000। तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में आएगा 3,20,000, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 3,20,000, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्मूथ चल रहा है ये क्वेश्चन तो अभी तक। एक सेकंड, इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ ताकि यहाँ पर मैं थोड़ी ना जगह बना सकूँ। चलो बहुत बढ़िया, ऑल वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ परफेक्ट है, सब लोग जिंदा है बच्चे। 6:16 पे चालू किया था, 9 मिनट हुए, काफी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। रिसीव 20,000 ऑन मेच्योरिटी ऑफ 1 LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर बाय चेक, 20,000 रुपए मिले हैं ऑन मेच्योरिटी ऑफ LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर, पर्सनल इनकम है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बैंक के डेबिट में 20,20,000 और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे 20,20,000, है ना। पर्सनल मनी बॉट टू द बिजनेस अकाउंट। ऐसा ही अगला ट्रांजैक्शन है, पर्सनल प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव हुआ है 14,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो कैपिटल में ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 14,000 और हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट 14,000 रुपए। चेक ऑल ऑफ यू। A building was purchased on 30th November for opening a branch of 3,50,000 and via check, and some expenses were paid incurred on the building, details of which are not yet mentioned। बहुत ही बढ़िया ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पर समझना यार, बिल्डिंग की टोटल जो वैल्यू है वो क्या है, 3,50,000 रुपए की आपने बिल्डिंग खरीदी है और इसके अलावा आपने इस पर कुछ खर्चा इंकर किया है जिसका अमाउंट जो है ना आपको अभी पता नहीं है। लेकिन ये जो टोटल पेमेंट हुआ है ना, ये जो टोटल पेमेंट हुआ, ये टोटल पेमेंट हुआ है चेक से, मतलब ये मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में पेमेंट साइड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो मैं कैश बुक में क्या करता हूँ, जाकर सिर्फ एक हाईलाइट कर लेता हूँ पेमेंट साइड में, इसमें मुझे कुछ तो अमाउंट मिलेगा, 3,50,000 प्लस कुछ तो अमाउंट मिलेगा, वो मेरी एसेट होगी, समझ में आ रहा है, वो मेरी एसेट होने वाली है, मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिफ्लेक्ट होगा, है ना। 3,50,000 तो बिल्डिंग खरीदने की कॉस्ट है, उसके ऊपर कुछ एडिशनल हमने अमाउंट लगाया। डेप्रिसिएशन टॉपिक में क्या देखा है, कॉस्ट ऑफ एन एसेट मींस एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग एन एसेट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड वर्किंग कंडीशन। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेड बाय कैश 18,700, ड्यू है 2,200, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। 18,700 का पेमेंट हुआ है कैश से, कैश बुक के कैश कॉलम में जाके पेमेंट साइड में लिखते हैं 18,700, 2,200 रुपए अभी भी देना बाकी है, मतलब टोटल खर्चा कितना होगा 20,900। ये 20,900 जाएगा मेरे PNL अकाउंट के डेबिट में, करेक्ट। 18,700 पेड प्लस 2,200 आउटस्टैंडिंग, ये जो आउटस्टैंडिंग है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, ये भी पेमेंट यहाँ पर होता है। अदर ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पर आते हैं, क्लेम अगेंस्ट द फायर फॉर डैमेज इज 1,55,000 अंडर लीगल डिस्प्यूट, लीगल एक्सपेंसेस 70,000, द फर्म एंटिसिपेट्स डिफीट इन द सूट। अगर ये लास्ट वाली लाइन नहीं दी होती थी ना, अगर ये वाली लाइन नहीं दी होती थी तो ये वाला ट्रांजैक्शन कहलाता था कंटिंजेंट लायबिलिटी और हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करते थे। हमारा एक कोर्ट में केस चल रहा है 1,55,000 रुपए का, जिसमें हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं हम लोग केस हारने वाले हैं। चाचा प्रूडेंस कहते हैं कि ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेज एंड एक्सपेंसेस शुड बी अकाउंटेड। 1,55,000 रुपए का मुझे प्रोविजन करना पड़ेगा, PNL के डेबिट में 1,55,000 और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 1,55,000। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। अब ये तो हो गया प्रोविजन फॉर लॉस, लेकिन क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है तो लीगल एक्सपेंसेस लगेंगे, लीगल एक्सपेंसेस तो लगती ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ विक्ट्री और डिफीट, मतलब मैं केस जीतूं या हारूं मुझे तो खर्चा करना ही पड़ता है। लीगल एक्सपेंसेस पे हुए हैं क्या, नहीं, अगर पेड होते थे तो यहाँ ऊपर कैश ट्रांजेक्शन में दिए होते थे, देना बाकी है, तो ये भी PNL के डेबिट में आएंगे 17,000 रुपए और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगे, बिकॉज आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको अकाउंट करना पड़ेगा। आसान है। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर 4,200, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, परचेज रिटर्न की बात हो रही है, एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 4,200, जितना खरीदा नहीं है ना उससे ज्यादा तो परेशान कर दिया क्रेडिटर को। देखिए जरा क्रेडिटर अकाउंट में क्या इफेक्ट है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 4,200 टू परचेज रिटर्न, तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जहां पर परचेजेस आएंगे ना
तो परचेजेस में से 4200 में माइनस करूंगा परचेज रिटर्न के, तो फिर मुझे नेट परचेजेस मिलेंगे आउटर कॉलम में, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सेल्स रिटर्न है 1200, तो मेरे सेल्स में से 1200 रुपये माइनस होंगे तो जाकर मुझे नेट सेल्स मिलेंगे। और इसकी एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय सेल्स रिटर्न 1200 रुपये, ये भी ठीक है। डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, सप्लायर्स ने क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट ऑफर किया, मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड, तो एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2700। माँ कसम क्रेडिटर्स अकाउंट तो मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, मान ही नहीं रहा है, सुधर ही नहीं रहा है भाई, सुधर ही नहीं रहा है, मतलब मैं फैला फैला के परेशान हो गया। तो और डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम है, तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा 2700 बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, करेक्ट, ये भी आसान है। डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर 2400 रुपये, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल अकाउंट के डेबिट में होगा 2400 और डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा 2400। जनरल एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, बहुत बढ़िया, शाबाश। द बिजनेस इज कैरिड एट द रेंटेड प्रीमाइसेस फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 20,000 विच इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी कोई बोलने की बात है, कोई बात नहीं। बिजनेस हम करें एक रेंटेड जगह पे जिसका रेंट है 20,000 रुपये किराया है, पीएनएल के डेबिट में जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है, और क्योंकि रेंट देना बाकी है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, खल्लास खत्म। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ मिस्टर अनूप, दैट्स ऑल दैट्स ऑल दैट्स ऑल, कोई भी इंफॉर्मेशन बची नहीं है। ये बिल्डिंग वाला एक पॉइंट बचा है पर उसको हमने एनी विच वेज हाईलाइट करके रखा है, और कोई पॉइंट यहाँ पर पेंडिंग नहीं है। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, एडजस्टमेंट्स को देखते हैं, किसको कैसे कहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बिल्स पेबल अकाउंट में आता हूँ, सबसे लास्ट अकाउंट है बिल्स पेबल अकाउंट में। यार मेरे पास अगर आप देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है 12,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है 14,000 रुपये, 24,000 रुपये यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने करंट ईयर में कुछ नए बिल्स एक्सेप्ट किए हैं, 24,000 रुपीज़ के बिल्स एक्सेप्ट किए हैं। तो अब बिल्स पेबल अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो क्या होगा। अब सोचना, मुझे ये अकाउंट करना है क्लोज, इस अकाउंट को करना है बेटा जी क्लोज, तो क्रेडिट की टोटल होगी 36,000, इसको मैं लिखता हूँ डेबिट में 36,000, और यहाँ बैलेंसिंग फिगर बचेगा 22,000 रुपये। अब थोड़ा दिमाग चलाना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कब होता है ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट तब होता है जब या तो बिल ऑनर होता है या फिर बिल डिसऑनर होता है। अगर डिसऑनर होता था तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला होता था, मतलब ये है 22,000 का ऑनर, इसकी जनरल एंट्री बोलो क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में कैश बुक में बैंक कॉलम के पेमेंट साइड में जाएगा 22,000 रुपये। तो बिल्स पेबल अकाउंट बेटा जी हमारा पूरी तरह फर्स्ट क्लास क्लोज हो चुका है। अब हम आते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट में। क्रेडिटर्स अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो बाकी सारी फिगर्स हमारे पास है सिवाय एक फिगर के, एंड दैट इज द फिगर ऑफ क्रेडिट परचेजेस, ठीक है जी। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट को करेंगे क्लोज। क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी हमारे पास है तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं, हाँ जी, ओपनिंग क्रेडिटर्स 40,000 है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 56,000 है, तो क्रेडिट की टोटल लेते हैं, वो हो रही है इज इट कमिंग 494,100, सभी जने चेक करेंगे क्रेडिटर्स की, 4,94,100 है क्या, 4,94,100 माइनस 40,000, 454,100 आ रही है क्या, 454,100। अब ये 454,100 मेरे क्रेडिट परचेजेस, अच्छा क्वेश्चन में क्या कहा है, पहली लाइन में कहा है कि सारे के सारे परचेजेस और सेल्स क्रेडिट में ही है, तो 454,100 भूलिएगा मत, 4,200 का परचेज रिटर्न है, तो नेट परचेजेज आएगा 449,900, 449,900, ये हो गए मेरे नेट परचेजेस। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में आते हैं। अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में पोजीशन क्या बन रही है चेक करिएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, नए बिल्स एक्सेप्टेड है, बिल्स डिस्काउंटेड है, बिल जो एंडोस किया वो भी है, तो फिर बचता क्या है चेक करते हैं। तो मैं टोटल लेता हूं पहले तो 55,000, अब 55,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000 माइनस 22,000, 3,000 रुपये का बैलेंस बच रहा है। ये 3,000 रुपये किस चीज़ का बैलेंस होगा, अब थोड़ा दिमाग चलाना है ना, अब थोड़ा दिमाग चलाना। जनरली बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में आता है क्लोजिंग बैलेंस, वो मेरे पास है। बिल्स जो डिस्काउंट हुए हैं
वो भी देखो मेरे पास है, बिल जो एंडोस हुए हैं वो भी मेरे पास है, बिल जो मैच्योर होकर ऑनर हुए हैं वो भी मेरे पास। तो अब तो एक ही चीज बचती है क्रेडिट साइड में, वो बिल जो डिसऑनर हुए हैं। समझ में आ रहा है? 3,000 रुपए क्या होगा? दीज आर दी अमाउंट ऑफ बिल्स विच आर डिसऑनर्ड। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑनर्ड दिया हुआ है ना, तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, टू अज्यूम इट एज डिसऑनर। डिसऑनर की एंट्री क्या होगी बेटा जी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो अब हम आ गए यहाँ पर डेटर्स अकाउंट में। करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया है। अब डेटर्स अकाउंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो प्रैक्टिकली प्रिंसिपली डेटर्स अकाउंट में ना दोस्त दो फिगर्स मिसिंग है। एक तो क्रेडिट सेल्स की फिगर मिसिंग है जो डेबिट साइड में आएगी, और दूसरी फिगर जो मिसिंग है वो है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की। तो मैं चाहकर भी डेटर्स अकाउंट तो अभी क्लोज कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों फिगर्स मेरे पास मिसिंग है ना। बाकी देखो मैं सिस्टमेटिकली सारे एक एक करके वर्किंग नोट्स क्लोज करते आ रहा हूँ। अब मैं आता हूँ कैश और बैंक में। ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट में आते हैं और देखते हैं वहां पर क्या पोजीशन बन रही है, उसको हम कैसे क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज अभी भी मेरे नजरों को खटक रही है, और वो है पहला एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट कहता है कि आपने बैंक में 7,62,750 रुपीज डिपॉजिट किया है आफ्टर पेइंग फॉर दोज 3 एक्सपेंसेस। इसका मतलब है आपके पास कहीं से तो पैसा आया होगा। अच्छा, पैसा आएगा कहां से? नॉर्मली बिजनेस में दो तरीका है पैसा आने का, एक है कैश सेल, दूसरा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कैश सेल आपने करनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने पहली लाइन में कहा कि ऑल द सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। मतलब क्या? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हैपेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मुझे कैश बुक के कैश कॉलम से मिल सकता है। चलो बच्चों, हम चलते हैं कैश बुक के कैश कॉलम में। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं पेमेंट साइड की टोटल लेता हूं, समझ रहे हो? यहां पर 7,200, 1,10,400, 16,800, 762, 750, 77, 200, 25,000, 18,700 और 5,300। इज इट कमिंग टू 10,23,350? 10,23,350। ये मेरे टोटल परचेजेस है, 10,23,350। ये मेरे टोटल पेमेंट्स हैं, सॉरी। अब ये पेमेंट्स करने के लिए पैसा कहाँ से आया? 5,200 ओपनिंग बैलेंस था, और 1,21,000 मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू आया। मतलब 8,97,150। ये बहुत ही क्रिटिकल फिगर है। ये क्या है बेटा जी? ये है मेरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, 8,97,150। बेटा जी ये मेरी फिगर है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की। समझ में आ रहा है? अब मैं इस फिगर को लेकर जाऊंगा डेटर्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड की टोटल लूंगा। समझ रहे हो? हाँ जी, डेटर्स अकाउंट में मैं ये फिगर लेके जाऊंगा। आई यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? सबको आ रहा है समझ में अच्छे से? तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट की टोटल आ रही है 10,38,450। 10,38,450, उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ डेबिट्स, और मुझे मिलेगी क्रेडिट सेल्स की फिगर 959,750। चेक करिएगा, 959,750 चेक कीजिएगा। ये क्रेडिट सेल्स की फिगर है। ये क्रेडिट सेल्स की फिगर कहां पर जाएगी? 9,59,750। ये आ गई ट्रेडिंग में 959,750। भूलिएगा मत, 1,200 रुपए का सेल्स रिटर्न है, तो यहां पर आएगा 9,58,550। चलो बहुत बढ़िया है। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को करेंगे क्लोज। क्रेडिट की टोटल लेंगे 11,48,550, 11,48,550 माइनस 1,10,000 माइनस 449900। तो जीपी कितना आ रहा है चेक करो, 588,650 का जीपी आ रहा है क्या? आंसर्स वेरीफाई करते रहिए। 588,650 का जीपी आ रहा है। अब ये 588,650 का जीपी आएगा पीएनएल अकाउंट में। कहां पर जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। प्लस करूंगा 2,700। सर्टनली मुझे क्रेडिट की टोटल ज्यादा दिख रही है, 591,350, 591,350 माइनस 7,200 माइनस 1,10,400 माइनस 750 माइनस 20,900 माइनस 1,55,000 माइनस 17,000 माइनस 2,400 माइनस 20,000। इज इट 257,700? चेक ऑल ऑफ यू। नेट प्रॉफिट 2,57,700 रुपीज का नेट प्रॉफिट आ रहा है क्या? बैलेंसिंग फिगर।
ये जो 2,57,700 का नेट प्रॉफिट है, ये जाएगा कहाँ पर बेटा जी? बैलेंस शीट के अंदर, है ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं आता हूँ, सबसे पहले कैश बुक क्लोज करना बाकी है। बैंक कॉलम, बैंक कॉलम के डेबिट की टोटल ले रहा हूँ मैं। इज इट कमिंग 927,700? 9,27,700 आ रही है क्या? सभी जने चेक करते रहो यार एक बार, क्योंकि अब बैंक कॉलम का जो बैलेंस बचेगा ना, वो बैलेंसिंग फिगर होगी बिल्डिंग की वैल्यू। अब ये 9,27,700 में से मैं क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर रहा हूँ 87,000, फिर 1,21,000, 5,700, 3,20,000 और 22,000। इज इट कमिंग टू 3 लाख? इज इट कमिंग टू 3,72,000? चेक ऑल ऑफ यू, क्या ये बैलेंसिंग फिगर 3,72,000 आ रही है? अब आप कहोगे सर बिल्डिंग तो 3,50,000 की थी। अरे भोंदू, क्वेश्चन में क्या लिखा है? 3,50,000 की बिल्डिंग थी, प्लस उस पर कुछ खर्चा हुआ होगा, ये खर्चा होगा 22,000, तभी जाकर टोटल बना है 3,72,000। हाँ, ये 372 की जो मेरी बिल्डिंग है, ये एसेट क्रिएट होगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो मेरी कैश बुक भी यहाँ पर क्लोज हो गई है, डेटर्स अकाउंट भी मेरा क्लोज हो गया, वर्किंग नोट मेरी कोई ओपन नहीं है। अब मैं आता हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि वहाँ से मुझे कैपिटल बैलेंस मिलेगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटल हो रही है एसेट साइड की 290,200, 2,90,200 रुपये। इसको मैं लिख रहा हूँ लाइबिलिटी साइड में 290,200। चेक करना, वेरी गुड, वेरी गुड साक्षी शाह, -52,000। तो पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल 238,200, पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल इस साल का क्या बनेगा? ओपनिंग कैपिटल 2,38,200 माइनस 16,800 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 257,700। इस साल का क्लोजिंग कैपिटल है 513,100 प्लस 14,000 प्लस 56,000 प्लस 2,200 प्लस 1,55,000, 17,000 और 20,000। ये टोटल है 777,300, 777,300। कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। एसेट साइड की टोटल ले रहा हूँ, हाय ला 777,300। और टाइम स्टैम्प ले लेता हूं मैं यहाँ पर 6:42 पे। क्या बात है। तो 42 माइनस 16, पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने 26 मिनट में यहां पर सॉल्व किया है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो ये क्वेश्चन आएगा कम से कम 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइमिंग दैट वी फॉलो फॉर 1 मार्क? 1.8 मिनट। तो इनटू 1.8 मिनट अगर मैं करता हूं, तो 36 मिनट हमें कम से कम मिलते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। माना बिना फॉर्मेट के किया, बट एक्सप्लेनेशन के साथ, डिस्कशन के साथ 26 मिनट में किया हमने। अब ध्यान से अपना होमवर्क सुन लीजिएगा, यहां पे ध्यान से अपना होमवर्क सुन लीजिएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको यही क्वेश्चन आज वापस सॉल्व करना है फॉर्मेट बनाकर। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब फॉर्मेट बनाना चालू करोगे, तब से आप टाइम नोट करोगे जैसे मैंने नोट किया था। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक एक चीज जैसे कि आप एग्जाम में कर रहे हो। क्वेश्चन एंड होने के बाद टाइम नोट करोगे, और ये जो टोटल टाइमिंग आपको लगा ना, कितने मिनट्स लगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में डालना है कल की क्लास से पहले। ये आपका आज का होमवर्क है। दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट लेंथीएस्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्कैरी क्वेश्चन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। लेकिन नॉट एनी मोर, यू आर नॉट गोइंग टू बी स्कैर्ड। मुझे नहीं लगता कि आज एक भी बच्चा जो ये लेक्चर में प्रेजेंट था, जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहा है, जिसने मेरे साथ ये क्वेश्चन किया, किसी भी बच्चे को डर लगा होगा। यही क्वेश्चन आपको वापस सॉल्व करना है, पूरा फॉर्मेट बनाकर, पूरा फॉर्मेट बनाकर टाइमिंग नोट करना है। और शर्माना नहीं है कि सर 36 मिनट से ज्यादा हो गया तो मैं कैसे लिखूं। जितना भी है जेन्युइन रहो, ऑनेस्ट रहो खुद से, और मेरे को लाइव चैट में डाल दो कि आपको कितना समय लगा है। करेक्ट। सो यार बहुत इंटरेस्टिंग रहा आज का लेक्चर। मैंने आपसे कहा ही था
कि बहुत मज़े करवाने वाला हूँ और बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। जितने भी लोग बाद में देख रहे हैं मेरा टाइम नोट कर लीजिएगा, मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे ये सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। और जिन लोगों को हमारी CA फाउंडेशन की बैचेस लेनी है, आप चाहें तो कॉम्बो भी ले सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ अकाउंट्स भी ले सकते हैं। यू कैन सिंपली डायल 9754455653। थैंक यू सो मच। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।